बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम देखेंगे कि अगर ह्यूमंस को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो जाए तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस सॉल्यूशन में जो हम इस्तेमाल कर रहे मेथड, जिसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल मेथड का, इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन में हम हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, उसके रिजल्ट्स की तरफ। तो आइए बच्चे इसके डिटेल में। बायोलॉजिकल मेथड्स। Question about a living things have been provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know। बच्चे हम अक्सर एक बात कहते हैं कि इंसान बहुत क्यूरियस है। कोई भी प्रॉब्लम अगर इंसान को मिले या अदर प्रॉब्लम भी नहीं, अब बैठे बैठे इंसान के जहन में जो सोच आ जाए, इंसान क्यूरियस होता है, उसको पूरा करने के पीछे चल पड़ता है। यही वजह थी, अगर न्यूटन गौर ना करता कि सेब नीचे क्यों आया ऊपर क्यों नहीं गया, तो आज फिजिक्स उस मोड़ पे ना खड़ी होती, उस स्टेज पे ना होती। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखने के लिए, बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लिविंग थिंग्स से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्या कहलाती है बच्चे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और अगर इस डेफिनेशन को मैं मजीद क्लैरिफिकेशन की तरफ लेके चलूं, तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज का एडिशन करूंगा। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टिंग द ह्यूमंस। ये ह्यूमंस वाला एडिशन मैंने क्यों किया? क्योंकि इंसान को किसी दूसरे जानवर, किसी दूसरी स्पीशी से कोई लगाव नहीं है। इंसान दूसरों के बारे में तब तक नहीं सोचता जब तक उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ना किया जाए। ये तो क्या बच्चे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक प्रोसेस, जो एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? वो तरीका, वो प्रोसेस, वो रास्ता जिसको अपनाते हुए हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कहते हैं बच्चे बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। उस मेथड को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम अकर होगी, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। कोरोना वायरस अकर हुआ, इसमें मैं साथ साथ मलेरिया के एग्जाम्पल को भी लेके चलूंगा और कोरोना वायरस को भी साथ साथ लेकर चलूंगा। सबसे पहले क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर होना चाहिए। वो अकर होगा तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर हुआ, हमें कैसे पता चला कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो गया? थ्रू आर ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलेगा कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर हो चुका है। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अकर होने के बाद ऑब्जर्वेशंस की गई। ऑब्जर्वेशंस के लिए बच्चे हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट, स्मेल, टच, विजन
तो इन सेंसेस को हम इस्तेमाल करते हुए, स्मेल भी इसमें इंक्लूडेड है, इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं, या कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होंगी जो हमें बड़ी लॉजिकल लगेंगी। तो हम ऑब्जर्वेशंस को फिल्टर करते हुए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑब्जर्वेशंस को फिल्टर करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे हाइपोथेसिस का। और हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट होगी जो हमारी ढेर सारी ऑब्जर्वेशन को आपस में लिंक भी कर रही होगी। तो हम लफ्ज पढ़ेंगे हाइपोथेसिस में, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम एक हतमी शक्ल देंगे जिसको हम नाम दे देंगे हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस के बाद हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटेशन पे। जो हम बात सोच रहे हैं, हम ये बात दुरुस्त सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं, ये चीज साबित करती है एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, वो चीज हमें बताएगी, एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट हमें नोटिफाई करेगा कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे थे कि गलत डायरेक्शन में। तो आइए बच्चे अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द साइंटिफिक मेथड in which biological problems are solved is termed as biological method. अब बुक वाला मैं कहता हूं वो मेथड और वो साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब जिसमें लॉजिक्स होंगी, जिसमें रीजंस होंगी, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, रिजल्ट होंगे। So the scientific method which we are using to solve a biological problem is known as biological method. लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक साइंटिफिक मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बच्चे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। बायोलॉजिकल मेथड, सो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है बच्चे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसको जानना, पहचानना। बियोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर जो बायोलॉजिस्ट है वो बायोलॉजिकल मेथड को कब अप्लाई करने की तरफ जाते हैं, जब उनको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर होता है। उससे पहले बैठे बैठाए वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ, जब तक उनके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर नहीं हुआ, तब तक वो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और comes in biologist mind by himself। वो कहता है व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बुक वाले के लिहाज से वो कहता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ही सेज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या तो कोई पूछ सकता है, किसी साइंटिस्ट से बार बार फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन हो सकता है, या फिर साइंटिस्ट के माइंड में, बायोलॉजिस्ट के माइंड में क्वेश्चन खुद ही अराइज हो सकता है। तो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप हुआ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना, उसे रिकॉग्नाइज करना, या तो साइंटिस्ट के माइंड में, बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ सकता है, या फिर कोई बार बार उनसे पूछ सकता है। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर हुआ, उसको हमने जाना, अब हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे दो टाइप्स, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजी में बच्चे हम
ऑब्जर्वेशन की टाइम पे क्वालिटी को नहीं क्वांटिटी को देखते हैं। तो आइए बच्चे चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। एज फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है मेड Observations are made with five senses of vision, hearing, smell, taste and touch. मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, जो एक बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो गया, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया, उसके बाद अगला स्टेप ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन किस चीज से बनाई जाएगी? अपनी सेंसेस से। फाइव सेंसेस बच्चे हमारे पास, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड लास्ट वन बच्चे हियरिंग। इन फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन बनाई गई। जैसे इन केस ऑफ मलेरिया ऑब्जर्वेशन क्या बनी कि जो लोग मार्शी एरिया, मतलब कि गंदे पानी या तालाब के पास रात को सोते हैं, उनमें मलेरिया ज्यादा पाया जा रहा है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी गई कि ऐसे लोग जो रात को स्मोकी एनवायरनमेंट में सो रहे हैं, जिनके आसपास या आग जल रही है या धुआं है, उनमें मलेरिया कम पाया जा रहा है। फिर एक ऑब्जर्वेशन बनाई गई कि जो मलेरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला रहे हैं, गंदे पानी से मलेरिया फैल रहा है कंटेमिनेटेड वाटर से। फिर एक ऑब्जर्वेशन ये भी बनाई गई कि जो बैक्टीरिया ये हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट हो रहा है। और एट द सेम टाइम एक ऑब्जर्वेशन ये भी बनाएगी कि जो मॉस्किटो है, ये भी तो कंटेमिनेटेड वाटर या मार्शी एरिया में होता है, तो एक सोर्स ट्रांसमिट ऑफ मलेरिया का मॉस्किटो भी हो सकता है। तो अभी देखिए हमने ढेर सारी ऑब्जर्वेशन बना ली। बियोलॉजी में ऑब्जर्वेशन का हम क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी पे इतना मैटर नहीं करता। तो आइए बच्चे आगे हम ऑब्जर्वेशन अपनी फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए बना ली। मजीद इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या करेंगे वो देखते हैं। quantitative observations are considered more accurate than qualitative observations। वो कहते हैं जो हमारी क्वांटिटी है, बायो में देखते हैं हम कितनी ऑब्जर्वेशन की क्वांटिटी बना रहे हैं। क्यों? क्वांटिटी में हमने देखना है तादाद, और क्वालिटी में हमने देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन बेहतर है। तो पहले हम फोकस करते हैं क्वांटिटी पे। ज्यादा क्वांटिटी होगी उसमें से क्वालिटी खुद ही निकाल लेंगे। तो बायोलॉजी में जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारा पहला एम है क्वांटिटी की तरफ। अगर एक इंसान ये भी कह देता कि मलेरिया सूरज की रोशनी से फैल रहा है, हम टिल द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको एज ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर लेते। क्यों? कि हम क्वांटिटी को देख रहे हैं, हम अभी क्वालिटी को नहीं देख रहे। वो हाइपोथेसिस जब हम बनाएंगे तो उसमें से लॉजिकल बातों को इकट्ठा करेंगे। तो उस जब हम लॉजिकल रीजनिंग पाएंगे तो तब हम उस इंसान की, जो उसने एक बड़ी बेतुकी बात कर दी थी कि जो मलेरिया वो सूरज की रोशनी से फैल रहा है, उसको हम एंड कर देते, उसको हम वहां खत्म कर देते। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर मोर एक्यूरेट और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब वो बच्चे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में फर्क बताना चाह रहा है विद एग्जांपल्स। पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। जबकि जो क्वांटिटेटिव है वो चेक कीजिएगा,
the freezing point of water is 0 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degrees Celsius. तो इसमें से कौन सी ज्यादा बात एक्यूरेट है? क्वांटिटेटिवली। जबकि क्वालिटेटिव उसने मैं सिंपल कह दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं एक एग्जैक्ट एक एक्यूरेट बात हमें क्वालिटेटिव से नहीं मिली, जबकि मैं क्वांटिटेटिव से पता चल गया कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी बात, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। जबकि अब देखते हैं उसने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या बात किया है। अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 100 grams, सॉरी 1000 grams, and a liter of ethanol weighs about 789 gram. सो क्वांटिटेटिव में उसने हमें कहा कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर है 1000 ग्राम्स, जबकि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल हैव 789 ग्राम्स। जब किसी के क्वांटिटेटिव उसने हमें कह दिया कि जो वाटर का 1 लीटर है वो भारी है एथेनॉल के 1 लीटर से। तो हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन बच्चे किसमें मिली? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। बच्चे ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच वी कॉल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या बच्चे? हम इसमें लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज हाइपोथेसिस। तो आइए बच्चे हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस